हेलो बच्चों, आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, काफी इंसाइट आपको देती है। तो चलिए बात शुरू करेंगे हम लोग। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिड्यूस सिलेबस। बात शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि चैप्टर वाइज उनको 15-20 क्वेश्चंस मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी मदद से वो अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके या अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। उसी बात को देखते हुए हम लोगों ने लॉन्च किए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, 12th मैथमेटिक्स की, 10th मैथ्स की, 10th साइंस की, 10th सोशल साइंस की। अब 10th मैथमेटिक्स में देखिए तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फुली सॉल्व्ड मिलते हैं, सबके सॉल्यूशन साथ में हैं। सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी हैं मैथमेटिक्स के पूरे कोर्स के। इसके अलावा 1000 एमसीक्यू हैं, केस स्टडी है प्रैक्टिस करने के लिए, और 5 साल के बोर्ड के सॉल्व पेपर्स भी हैं, पावर पैक्ड है। और साइंस में केस स्टडी के साथ असर्शन रीजनिंग भी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो जो बच्चे इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां देख सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करके अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। अब हम लोग का ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, किस तरह से चलेगा, लेक्चर फ्लो क्या है, पहले बात करेंगे सिलेबस की, क्वेश्चन पेपर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मूले का थोड़ा बहुत रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, जैसे थोड़ा आपको याद आ जाए, और 1 नंबर के सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो आपको पूरा पैक्ड, पावर पैक्ड आपको कंटेंट मिलने वाला है। चलिए बात शुरू करते हैं। और ये रहा साफ सिलेबस, हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिलेबस। आपको मालूम ही है कि मैथमेटिक्स में चैप्टर 2, 3, 4, 5 मिला के उनका वेटेज 20 मार्क्स का है। तो आप 20 नंबर इन्हीं 4 चैप्टरों से पूछे जाएंगे। रही बात चैप्टर नंबर 3 की, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड कोर्स में है, और एल्जेब्रिक मेथड भी कोर्स में है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी भी कोर्स में। क्या होती है याद दिला दूंगा अभी। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, solution of a pair of linear equation in two variables algebraically, algebra से भी सॉल्व करना, ज्योमेट्री से भी सॉल्व करना, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में नहीं है। 2021 की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कोर्स आउट ऑफ कोर्स है इस बार 2021 के एग्जामिनेशन के लिए, और कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम सिचुएशंस जो आप पढ़ते रहते हैं। एनीवे, इसकी तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन सिलेबस जानना जरूरी रहता है। जो एग्जाम देना है भाई, उसका सिलेबस ही ना पता रहा तो जाएंगे किधर। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर का कॉन्फ़िगरेशन, लेआउट, किस तरह का पेपर पूछा जाएगा। लेआउट क्या है, पार्ट ए 32 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन ए में 1 नंबर के सवाल होंगे, वो भी 16 क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन 1 नंबर के। और सेक्शन नंबर 2 में आपको 4 केस स्टडी मिलेंगी, और हर केस स्टडी 4 मार्क्स की है। तो हर केस स्टडी 4 नंबर की है, यानी आपको 16 मार्क्स का ये पार्ट 1 और सेक्शन 1 और 16 मार्क्स का पार्ट 2 मिलेगा। ये केस स्टडी वाला सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज से पहले केस स्टडी नहीं पूछी जाती थी, आपने लगाई भी नहीं है। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यहां पर ये 1 नंबर वाले सवाल हैं, एमसीक्यू नहीं है, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पार्ट बी करेंगे 48 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा आपको, जो 2 नंबर के सवाल होते हैं, 6 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। इसी तरीके से देखिए यहां 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चंस हैं, और जो 5 नंबर के सवाल हैं वो 3 हैं। तो सबसे बड़े 5 नंबर वाले केवल 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी आपके सामने है। ये 48 मार्क्स का पेपर है। टोटल बात करें तो टोटल क्वेश्चन 36 हैं, टोटल मार्क्स हैं 80, और टाइम है 3 घंटे का। तो इस तरह का लेआउट है। इसका जिस्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, टेक अवे क्या है, कि क्या हमें इससे दिमाग लड़ाना चाहिए। हमें दिमाग ये लड़ाना चाहिए कि केस स्टडी की प्रैक्टिस अच्छी करें, और साथ में 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से लगाएं। बाकी तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोनों मिला के 32 मार्क्स आपको देखे जाएगा। और केस स्टडी तो रट नहीं सकते हैं, तो जो आएगी प्रैक्टिस करके उसका आंसर किया जा सकता है। इजी रहता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं चलिए फॉर्मूला रिवीजन की या कॉन्सेप्ट रिवीजन की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बहुत सरल सी बात है। देखिए साहब, यहां 2 इक्वेशंस जो आप लिखते हैं, जैसे लिखिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो नाम में देखिए क्या चीज आई है, पेयर, और साथ में आया है लीनियर, और
टू वेरिएबल्स, 3 कीवर्ड्स हैं। देखिए कितना आसान होता है ये, पेयर, फिर है लीनियर और फिर है टू वेरिएबल्स, है ना। ये तीनों चीजें इक्वेशन में मौजूद हैं क्योंकि दो वेरिएबल यहां पर कौन से हैं, देखिए एक्स और वाई, ये हो गए दो वेरिएबल। लीनियर पावर होनी चाहिए 1 से ज्यादा नहीं, पावर मैक्सिमम 1 से कम भी होगी तो एक बचेगा, x की पावर 0 कर सकते हैं। पेयर हमारे पास x और y, दो x y के साथ साथ दो पेयर हैं, देखिए दो इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस, तो ये तीनों बातें कवर करता है। ये देखिए जोड़े में है, पेयर में है, लीनियर इक्वेशन है, x और y की पावर 1 दे रखी है, साथ में दो वेरिएबल हैं। बस यहां पर जब हम लिखते हैं यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन तभी बोली जाती है जब a एंड b एक साथ 0 ना हो। a एंड b अगर एक साथ 0 हो जाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन कहां रह गई, तो एक साथ 0 ना हो। इसको मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो देखिए ये जो लिखा है इससे घबराइए नहीं, इसका यही मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b एक साथ 0 ना हो, एक साथ 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये सवाल में थोड़ी पूछा जाएगा, मालूम होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनको सॉल्व करने के दो मोटे तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रा के मेथड से। पहली बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ देखिए ये जो पहली बात ये जान लीजिए कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे ax मुझे कहीं लिखना चाहिए था, चलो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ, इसका जब डायग्राम, जब इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर आता है, सीधी लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसी लाइन बनेगी, है ना। तो ये तो इसका हो गया भाई साहब, कैसा चेहरा दिखने वाला है, बहुत अच्छी बात। अब ग्राफिकली जब आप दो इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो दो लाइनें दिखेंगी। अब दो लाइन को जब ग्राफ पे प्लॉट कर लिया तो हम कैसे बताएं कि इनका सॉल्यूशन है कि नहीं है। एक और बात ध्यान रखिए, जब किसी दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है तो उनको बोलते हैं वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, वो एक है या एक से ज्यादा है इसकी बात अलग की है, लेकिन सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। और जब इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। बात पकड़ पा रहे होंगे आप, तो ये भी भाषा पकड़ के रखिए। अब ग्राफिकली देखिए क्या है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब दोनों लाइनों में कोई पॉइंट कॉमन हो, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट कॉमन है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, यानी ये कंसिस्टेंट है और साथ में इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफ की बात कर रहा हूं तो इसका कैसा है, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है, यूनिक है। यहां पर दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या मतलब हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कितनी छोटी सी बात। अब इसमें आ जाओ भाई, इसमें सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पे है, जैसे यहां दिखा रहे हैं दोनों लाइनें ओवरलैप्ड है या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो यहां पर ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, इसके यानी इसके सॉल्यूशंस हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट तो इस पे कॉमन है, दोनों के ऊपर है, देख पा रहे हो। बस ग्राफिकली समझ गए, इतना ही तो सीखना है। अब इसकी बात करते हैं अलजेब्रा की, अभी कर लेंगे। तो ये रही ग्राफ की बात, यही सब कहानियां इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब ये पूरी कहानी गाथा लिखी हुई है, मैंने जो बताया मुद्दा इतना ही है। अब देखिए अलजेब्रा की बात करते हैं। तो अलजेब्रा से अब भाई क्या होता है, जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे मैं यहां कहीं जगह कहां मिलेगी, चलिए इसको खिसकाते हैं फिर आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की, स्ट्रेट लाइन की, डायग्राम बन गए। अब डायग्राम बने लेकिन डायग्राम में मान लीजिए फ्रैक्शंस आ गए। मान लीजिए यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा ना, वो x की वैल्यू सपोज 0.00021 आ रहा है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, इट इज वेरी वेरी पिद्दी
स्मॉल, आप समझ पा रहे हो ना, या बहुत बड़ा फ्रैक्शन कोई आने लगे, x इजिकल टू 23/106 या कुछ भी ऐसे, इट इज डिफिकल्ट टू प्लॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर चीज को ग्राफ पे प्लॉट करना सुविधाजनक नहीं होता। इट इज नॉट इजियर, नॉट इजी। तो उस दशा में हमारा बेटर मेथड क्या होता है कि अलजेब्रा फाइंड कर, क्योंकि अलजेब्रा में तो कुछ प्लॉट करना नहीं है, एक्स वाई करके आंसर निकालना है। इसी चीज को देखते हुए कि जब हमारे सॉल्यूशंस या सभी चीजों को हम आसानी से प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ड्यू टू वेरी ह्यूज क्वांटिटी, कुछ भी वजह हो, तो उस वजह से हम पिक्चर में क्या लेके आते हैं? अलजेब्रा। और अलजेब्रिक मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बात पकड़ में आई होगी थोड़ी बहुत। अब अलजेब्रा जब रहता है तो उसमें देखते हैं कि ये जो तीनों कहानी थी, ये तीनों कहानी मतलब इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट, ये अलजेब्रा के फॉर्म में क्या दर्शाती है। तो ये एक टेबल दी है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वही यहां बनी हुई है, इसको दिमाग में रखिए, जगह जगह यूज होती है। ये एग्जाम्पल के तौर पे पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं और a1 b1 a2 c2 कही है, वही जो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो है बेटा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप देखिए तो a1 कितना हो गया, कंपेयर करोगे तो 1 हो गया, ये देखिए 1 की जगह है, a2 3 हो गया। इसी तरह b1/b2 तो b1 -2 हो गया, और b2 ये 4 है, ये 4 हो गया। इसी तरह से ये देखो c1 c2 तो c1 है ही नहीं, मतलब 0 है, और c2 -20 है। तो इस तरह से कंपेयर करके पहले a1 b1 c1 पता चल जाना चाहिए। ठीक है साहब। अब क्या होता है कि अगर वो कंपेयर करते हैं रेशियो को, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है। इसको याद कर लीजिए, समझाया भी बहुत डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको भी। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बहुत सुंदर। अब इसमें इंटरसेक्टिंग है, यानी कि एग्जैक्टली ये यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। अब दूसरी बात होती है, जैसे ये लाइन लिखी है, अब ये लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट। इसी को मल्टीप्लाई देखिए 2 से करके नीचे लिख दिया है। इन लाइनों में रेशियो देखिए बराबर आ जाते हैं, ये देखिए रेशियो बराबर है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसी लाइन बन जाती है? कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, ये ऐसी थी कट्टम वाली। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तीसरा खेल क्या है कि आपस में पैरेलल लाइंस मिलती कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये लाइंस कैसी मिल जाएंगी? पैरेलल, और इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं होगा। ये अलजेब्रा वाली कहानी के अलजेब्रा से पता करना कि साहब कौन सा ये यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है, कौन सा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। बात समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे की बात, अगर कोई पूछे कि भाई ये बताइए कि ये इक्वेशन जो दी गई है ये इनकंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी ये कंडीशन मैचअप होनी चाहिए। अगर ये मैचअप है तो ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, और अगर ये नहीं कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसके सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे मैनी हो, डिफरेंट कंडीशन को समझ के बता देंगे हम लोग। बड़ी सुंदर बात। तो आप ये समझ गए अलजेब्रा की कहानी। अब अलजेब्रिक मेथड में भी जैसा बताया पहले 3 मेथड हुआ करते थे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, जो अब कोर्स में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए बहुत सरल बातें हैं, आप एकदम मजा आ जाएगा आपको, ये कोर्स में नहीं है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखिए क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इज सो सिंपल। मान लीजिए इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अपने मन से कुछ भी लिख दो, 3x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। यहां निकाली हमने x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू की निकालोगे तो लिखोगे 2x इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चले गए, -3y -5। अब यहां x की वैल्यू कितनी आ गई? -3y -5/2। इस x की वैल्यू को जब इसमें फीड कर दोगे तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, है ना। और एलिमिनेशन कब समझ गया होगे, आंसर निकल आएगा, y निकल आएगा यहां पे। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि इन दोनों के कोफिशिएंट को बराबर, जैसे कि ऊपर वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ब्लैक कलर ले लेता हूं, थोड़ा सा अलग दिखेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 6y
2 से मल्टीप्लाई किया 10। अब यहां देखो ये 6y और इसका 6y बराबर है। अब इसमें से अगर ये घटाओगे तो 6y गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, पढ़ा तो आपने होगा ही। ठीक है साहब, इस तरीके से ये बात की जा सकती है। अब शुरू करते हैं 1 नंबर के सवाल। आइए तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, डू द इक्वेशंस 4x प्लस, मैं लिख देता हूं 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा लिखा हुआ है 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होनी चाहिए। अब यहां पर हम अगर इसको सिंपल -1 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हो, 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे 12x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको अगर कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b1 कितनी आ जाएगी 3 और c1 कितनी आ जाएगी -6। इसी तरह a2 की बात करें तो आ जाएगा 12, b2 की बात करें तो आ जाएगा 9 और c2 की बात करें तो आ जाएगा -15। अब हम देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना होता है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 4 अपॉन 12 यानी 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 3 अपॉन 9 यानी 1 अपॉन 3, और साथ में मैं c1 अपॉन c2 निकाल लेता हूं तो c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है -6 अपॉन 15, 3 से मारोगे तो -2 अपॉन 5। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये देखिए ये कंडीशन मैचअप हो रही है। a1 अपॉन a2 1/3 है, b1 अपॉन b2 1/3, दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस की। तो ये दोनों लाइंस, डू द इक्वेशन, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है। दे आर नॉट दी कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस ऐसे आप, मैंने यहां लिख दिया, आप नीचे लिखिएगा। मैंने कहा नीचे ले जाऊंगा तो ऊपर से दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए आंसर ऐसा कर दिया। ये शो करते हुए ये कैसी हैं, ये आपस में साहब पैरेलल लाइंस है। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे जो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। चलते हैं इसका कर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। ये इक्वेशन है हमारे हाथ में, 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। Write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pairs so formed are parallel lines. Parallel lines होनी चाहिए। तो parallel lines आप जानते हैं कि a1 upon a2, b1 upon b2 must not be equal to c1 upon c2। तो ये बनेंगी क्या बेटा, parallel lines। ये आप समझ गए हैं, आपको आता भी है। अब यहां पे a1 b1 c1 कंपेयर कर देता हूं तो a1 की वैल्यू हो गई 2, आपको मालूम है ऐसे कंपेयर कर रहे हैं ना, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो a1 हो गई 2, b1 हो गई 3 और c1 हो गई -8। ये हमारे पास फिगर्स आ गई, वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 यानी 3 अपॉन b2, और साथ में c1 की वैल्यू लिखी है -8 अपॉन c2। ये वैल्यू दिख रही है। इन दोनों की बातचीत करें, इन दोनों को एक साथ अगर लें तो हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि देखिए यहां पर a2 अपॉन b2 अगर मैं कर दूं तो a2 उधर चला जाएगा, 3 नीचे 2/3। अगर हमारा a2 अपॉन b2 की वैल्यू 2/3 आ जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देंगी, पैरेलल लाइंस। तो लिखा है गिवन द राइट, अभी लिख देते हैं, यानी हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है a2 b2 वाली, a2x प्लस b2y प्लस c2 ऐसी लिखनी है बेटा
जो हमारा A2B2 का रेशियो 2/3 रहे, तो मैं 4 और 6 कर देता हूं, आ जाएगा रेशियो। उसमें क्या है, इसको लिख दीजिए 4x, इसको लिख दीजिए 6y, इसी का डबल कर दिया 4/6, ठीक। और C2 कैन हैव एनी वैल्यू, तो C2 की हम बात करें तो C2 ये अपॉन ये 3 अपॉन मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, तो C कैन हैव एनी वैल्यू, C को कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए हमने 5 ही लिख दिया। अब ये एक पैरेलल लाइन है जो गिवन लाइन के पैरेलल है, देखिए बस बात खत्म हो गई। ऐसी कितनी लाइनें लिख सकते हैं, तो आप जानते ही कि एक लाइन अगर पैरेलल होती है तो उसके बराबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, कितनी भी लाइनें हैं ना। तो ऐसे ही आप इसको 2 3 4 5 10 20 ऐसे C को बदलते रहिए, या तो यही लिखे रहने दीजिए और ये पैरेलल बनती चलेगी। भाई C बदलते रहेंगे आप, 5 लिखा इसको 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, अलग अलग लाइनें हैं, लेकिन वो कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये देखिए ये इसकी पैरेलल लाइंस है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कभी पूछा जाए तो आप क्या करो, ये तो मैंने समझा दिया अच्छे से। अगर पूछा जाए कि इसके पैरेलल लाइंस लिखनी है तो A1 और B1 को वही रखो, C बदल दो, बस बन गई पैरेलल लाइंस। तो यहां पर क्योंकि ये सिचुएशन वही है, तो इसको क्या करो, जैसे लिखना हो तो इसी को लिख सकते हो 2x + 3y और 8 की जगह कर दो 9, ये नई पैरेलल लाइन है, 9 की जगह 10 तो ऐसे बदल दोगे तो ये सारी कैसी लाइनें मिल जाएंगी साहब, पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। बात हो गई खत्म, बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप पैरेलल लाइन लिख सकते हो, एक तरीका मैंने बताया, बाकी सैकड़ों तरीके आप ढूंढ सकते हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इफ द लाइन गिवन दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप जानते हैं यहां पे कंपेयर करते हैं, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो A1 की वैल्यू हो गई 4, B1 की वैल्यू हो गई 5k और C1 की वैल्यू हो गई -10। इसको इधर लाओगे ना, ये क्वेश्चन लिखिए, तो 4x + 5ky, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कोई बच्चा अगर ज्यादा मैथ्स अच्छे से नहीं समझता तो भी समझ सके। और दूसरी क्वेश्चन जो ये लिखी थी इसको मैं नीचे लिख देता हूं, 3x + y + 1 = 0। यहां पे कंपेयर किया आपने, तो यहां पे A2 लिख दो, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, B2 कितनी आ गई बेटा 1 और C2 कितनी आ गई 1। कंपेयर कर दिया आपने। पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको याद ही है कि A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2 और मस्ट नॉट बी इक्वल टू C1/C2। बस वैल्यू रख दो, A1 कितनी है 4, A2 कितनी है 3, B1 कितनी है 5k और साथ में B1 के बाद B2 1, और ये बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, C1 -10 और साथ में C2 1। ये कंडीशन मैचअप होनी चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन पे निकालने का प्रयास करते हैं कि k की वैल्यू क्या चाहिए हमें। तो यहां पर इन दोनों को कर दो पहले कंपेयर, तो क्या रहा 4/3 = 5k/1। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 4/15। तो k की वैल्यू होनी चाहिए 4/15 और साथ में ये इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, ये रेशियो जो है। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको लिखना चाहिए 5k/1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू -10/1। तो k की वैल्यू हमारी -2, 5 से डिवाइड करोगे ना तो k की वैल्यू -2 के बराबर नहीं चाहिए थी। तो k 4/15 है, तो -2 के बराबर कहां है, तो ये आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होता यहां पे ये वैल्यू हो जाती 4/15 तो फिर फंस जाते हैं। ये कह रहा है 4/15 नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती थी। आप बात समझे। मान लीजिए इस इनइक्वालिटी से हम k की वैल्यू निकाल देते, सपोज 4/15, यहां कह रहा है 4/15 चाहिए और यहां हम कह रहे हैं 4/15 नहीं चाहिए, तो हमारे पास कोई वैल्यू ना होती। फिर इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, आगे की बात समझा रहा हूं। इस सवाल में तो k = -2 था और इससे आपका काम बन गया, 4/15 इज योर आंसर। समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, थोड़ा सा बड़ी दुनिया दिखा रहा हूं कि क्या घुमाव हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन, ये हमारी लाइन लिखी है, इंटरसेक्ट y एक्सेस, ये xy इंटर होती हैं एक्सेस, ये आपको पता होगा। कोई भी लाइन जब y एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगी तो x कोऑर्डिनेट कितना होता है यहां पर 0 y एक्सेस पर, ये हमको मालूम है। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो इसके अंदर, पुट x = 0
और 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -8। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x तो था 0, दूसरा है -8। ये आंसर आ गया। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, एकदम बच्चों वाले हलवा सवाल है कि नहीं कर पाओगे, सारे कर दोगे, सब सही हो जाएंगे। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो पहले हम a1 b1 से खेलते हैं। तो a1 हो गया 1, b1 हो गया 2 और c1 हो गया -8। यहां आ जाओ, a2 हो गया 2, b2 4 और c2 को लिख दो -16। ठीक है, 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, नहीं डिवाइड किया, कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब a1 अपॉन a2 कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि क्या चर्चा है। a1 अपॉन a2 क्या रहा, 1/2। फिर b1 अपॉन b2 क्या रहा बेटा, 2/4, मतलब ये भी वैल्यू है 1/2। फिर c1 अपॉन c2 क्या रहा, -8 अपॉन -16, -8 अपॉन माइनस यानी 1/2। ये तो बहुत अच्छी बात है, तीनों बराबर आ गए। मतलब आप देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2 के बराबर है। और ऐसा जब होता है तो क्या होती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ओवरलैपिंग लाइंस हैं, जो भी बोलो ओवरलैप्ड हैं लाइंस। तो इसका मतलब कितने सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप कहीं लिख लीजिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये आपका साफ आंसर हो गया। बस ये कितनी सरल बात है। इसमें ये कैसे कोई किसी बच्चा गलत कर देगा, वही गलत करेगा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए तो ये चुटकियों वाला खेल है, इसमें है ही क्या। आगे चलो। बहुत आसान होता है ये सब। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू हमें चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये देखिए पेयर ऑफ इक्वेशंस है, मैंने -5 करके लिख दिया है, और इसको ले लो इधर, तो 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कह रहा है यूनिक सोल्यूशन चाहिए, ये 2019 में पूछा गया है। तो यूनिक सोल्यूशन, अब यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको मालूम ही था कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो भाड़ में जाए अपनी जगह। मतलब तो यहां पर क्या हुआ, आप कंपेयर कर पाए होंगे, यहां लिख देता हूं चलो। a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 2, c1 -5। यहां आ जाओ, a2 कितना है बेटा 3, b2 कितना है k, c2 कितना है 15। बहुत बढ़िया। a1 अपॉन a2 निकाला, वैल्यू हो गई 1/3। फिर b1 अपॉन b2 निकाला बेटा 2/k। दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन ना। तो इस कंडीशन से 1/3 की वैल्यू 2/k के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी k की वैल्यू कितने के बराबर नहीं होनी चाहिए, 6 के बराबर। इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो k कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 6। ये आपका आंसर हो गया। बस दिस इज यू। जब आंसर दीजिए तो ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, तो अलग से हाईलाइट, ये मैंने रेक्टेंगुलर नहीं लगाया, आप लगा दीजिएगा तो अलग से हाईलाइट होता है, टीचर की निगाह पड़ जाती है। तो जितना टीचर को आप साफ सुथरे तरीके से उसका कंफर्ट बढ़ाएंगे, उतना ही आपको खुश करेगा, उतना ही नंबर देगा। सही कीजिए, नीट एंड क्लीन कीजिए, और उसको दिक्कत मत दीजिए, कचर पचर काटापीटी ना कीजिए, कम से कम कीजिए, हो जाए तो अवॉइड कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। लिखा है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ठाए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में तो भाई साहब सबकी कहानी एक ही है। ये होता है ना ओवरलैपिंग लाइंस के लिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए। बहुत सुंदर बात। तो यहां पर देखिए, इसको कंपेयर करो, दिख रहा है बड़ा, एक बार लिख दूं क्या, उसे दिखता तो है जहां तक। तो ये रहा 3 - c, और दूसरा वाला आएगा यहाँ 12x प्लस cy माइनस c बराबर 0, ऐसे लगा देता हूं। तो यहां a1 कितना रहा c, b1 कितना रहा 3, c1 कितना रहा 3 - c।
इसकी कहानी a2 कितना रहा बच्चों 12, a2 क्या था b2 कितना रहा c, ये ना कंपेयर कर रहे हैं, और c2 कितना रहा बच्चों -c, हो गया ना खेल खत्म। अब a1 a2 b1 b2 बस ये a1 आ जाओ, a1 हो गया c अपॉन 12, a2 रखा है ना, और 3 अपॉन c, और उसके बाद बहुत सरल है 3 माइनस सी अपॉन 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, ये कहानियां बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले ये दोनों ले लीजिए, दोस्ती की कसम, तो ये ले लिया ना, तो कैसे लिखोगे, थोड़ा खसका लेनी, तुम लोग डर न जाओ, कहीं डरोगे थोड़ी, बहादुर बच्चे हो। ये देखिए c अपॉन 12 और 3 अपॉन सी एक साथ ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 12 3 36। अब c लिखोगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, तो जैसे लग रहा है c के लिए प्लस माइनस 6 आ सकती है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए बेटा, देखिए यहां पे ये क्या करना चाहते हैं, तो यहां पे हो गया -3c, इसको उड़ाए तो आ गया 3c माइनस सी स्क्वायर, और कुछ भी करेंगे c स्क्वायर इधर ले लो, और 3 3 मिला के 6c इधर कर दिया हमने, बात पकड़ में आ रही होगी। अब यहां पर ना, अब अगर आप देखना चाहो तो c की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि -6 पुट कर दोगे ना, तो देखो ये कितना है -6 का स्क्वायर और 6 इंटू -6, इधर तो आ गया 36, इधर आ गया -36, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो c विल नॉट हैव -6, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कई बच्चे मिस कर देते हैं, अगर ये कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए यहां पर पॉजिटिव वैल्यू रख दो तो सही है भाई, था c स्क्वायर इज इक्वल टू 6c, तो अगर 6 रखोगे तो 6 इंटू 6 कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू c बराबर 6 विल बी एक्सेप्टेड एंड c इज इक्वल टू -6 विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। बात पकड़ में आ रही होगी शायद, किसी बच्चे ने ये निकाला और धाए सेंसर कर दिया, इसको नहीं देखा, तो पता लगा जो भी नंबर का सवाल है आधे मिले और आधे कट गए, और कहीं वो टीचर साहब मूड कर रहे हैं तो पूरे ही गड़बड़ घोटाला कर दिया उन्होंने, समझ रहे हो ना। तो हम लोग की कोशिश क्या है कि भाई टीचर्स गलती भी करना चाहे तो हम बचा लें। अब देखिए मन कर रहा है आपसे पंचायत करने की, लेकिन रोकूंगा, पढ़ा रहा हूं। जैसे अब आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट जब होता है तो वो आपकी गलती से भी हो सकता है, और आप सही चला रहे हैं, दूसरे जबरदस्ती ठोक दे आपको तो भी हो सकता है, लेकिन आपको एक्सीडेंट से बचना है तो क्या करना है, आपको सावधानी से साइकिल चलानी है, और दूसरा गलती कर सकता है ये सोचते हुए बच के चलना है, मतलब उसको गलती का मौका नहीं देना है, तो आप आसानी से घर पहुंच जाएंगे मजे से, है कि नहीं। इसी तरह एग्जाम का पेपर है, एक्सीडेंट नहीं होने देना है, हम खुद तो अच्छा लिखेंगे ही, साथ में हम सोचेंगे कि टीचर गलती ना कर दे चेकिंग में, इसलिए हम सारी चीज नीट एंड क्लीन लिखेंगे जिससे टीचर को बात समझ में आ जाए, बल्ले बल्ले, ठीक है, बात समझते रहे ना। इस तरह सोचोगे ना तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, लाइफ में हर जगह आपको सक्सेस मिलेगी। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा गड़बड़ी क्या कर सकता है या गलती क्या कर सकता है, उसको भी उससे बचाना है, खुद भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है, ठीक है साहब। चलो अगला क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन में बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करना 2019 में आया है तो सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात होती है। अब इसमें कोई मेथड लगा दो, मैं एलिमिनेशन वाला लगा देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हमने कर दिया इंटू 2, तो ये आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन थी इसको नीचे लिख लिया, और दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, जरूरी थोड़ी घटाओ, हमने ऐड कर दिया, जब जोड़ोगे तो ये निकल लिए, ये कितना बचा 7x, ये बचा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, दिखाई पड़ रही होगी आपको। अब x की वैल्यू किसी में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो 3 इंटू 2 इस वाले में रख रहे हैं, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 1, और दूसरी x 2 थी, तो x बराबर 2, आंसर ऐसे लिख देना, और y इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। जब भी लिखना आप फेयर कॉपी में ना स्टेटमेंट वाइज जैसे लिखना, यहां पे लिख देना फटाक से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरी लिख देना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग फिर स्टेटमेंट, मल्टी, ये सब तो लिख ही लोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई
2 फिर लिख देना, फिर सब्सट्रैक्टिंग वगैरह वगैरह या एडिंग वेडिंग लिख के लिख देना। फिर यहां पे क्या लिखोगे, पुट दी वैल्यू या पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, अगर ये 1 कही थी तब ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपके लेवल पे ये स्टेटमेंट माने रखते हैं। जब आप थोड़े 11-12 में आ जाएंगे तो ये ज्यादा ध्यान नहीं दिए जाते, क्योंकि बड़ा काम कर रहे होते हैं तो छोटी बातें हो जाती हैं। लेकिन आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये टीचर को, जो 10th का टीचर होता है उसको ये सब पसंद आता है। बच्चा बड़े तरीके से लिखता चला आ रहा है, तो आप लिखिए इस बातों को, ठीक है। इस तरह से देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाते हैं। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, आओ बच्चों। तो बच्चों आते करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और करेंगे ये रहा पहला नंबर का सवाल। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, बहुत सरल होते हैं, आराम से करिए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। देखिए कैसे करना है, ग्राफ बना के। यहां तो ग्राफ पेपर है नहीं हमारे पास, लेकिन आप ग्राफ बना के करिएगा। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। दूसरी बात और है कि एरिया भी निकलवाने की बात कर रहा है। तो पहली इक्वेशन लिखिए। देखिए यहां पर कुछ 1-2 ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये पहली इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन जब भी आप लिखेंगे, इसके 3 पॉइंट्स निकालिए और ऐसे टेबल बना लीजिए। एक्स वाई आप बनाते रहे होंगे, और ये ध्यान रखना है कि एक्स और वाई हमारे इंटीजर में ही आए, जिससे हमें ग्राफ को प्लॉट करने में आसानी हो। वरना एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट पॉइंट में रख देंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करने में मुसीबत आएगी। तो इस चीज की ध्यान रखते हैं। और सबसे बेहतर क्या रहता है, पहले 0 रख के देखो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा तो मान लो। तो एक्स हमने 0 पुट कर दिया। देखिए एक्स 0 पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 पुट करने पे वाई बराबर 1 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना, एक्स 0 रखा, वाई इधर, तो वाई इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग x की 1 वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, देखिए अगर 1 पुट कर दोगे तो 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2। देख पा रहे हो, जब x की वैल्यू 1 रखी है तो x की वैल्यू 1 रखी तो ये 2 आ गया, 1 रखी और 2 आ गया। अब हमारी स्ट्रेट लाइन तो 2 पॉइंट से ही बन सकती है, लेकिन हमेशा आपको क्या करना है, 3 पॉइंट दिखाने हैं, क्योंकि 2 पॉइंट में अगर दूसरा पॉइंट गलत भी आ जाएगा तो भी स्ट्रेट लाइन बनी जाती है। मेरी बात क्या है बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि भाई बाय द वे सपोज करिए, लॉजिक समझिए। पहला पॉइंट निकाला, पहला पॉइंट यहां क्या मिला है 0,1, यहां क्या मिला x, y 2, 1,2। ये 2 पॉइंट आपने निकाले। मान लो a हमारा पॉइंट है, दूसरा b है। यहां पर ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। मान लीजिए b गलत निकला, यहां कहीं आ गए, तो भी स्ट्रेट लाइन तो आप खींच ही देंगे ना, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में तो स्ट्रेट लाइन खींची जाती है। अब तीसरी ले लो, तो तीसरा जो पॉइंट निकालोगे x बराबर रख दो 2, तो x की वैल्यू जब 2 रख दोगे तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया यहां पर 3, तो ये 2,3 हो गई। ये तीसरी वैल्यू हो गई 2,3। अब 3 पॉइंट से क्या होता है कि मान लीजिए एक पॉइंट ये प्लॉट किया तुमने, b यहां प्लॉट किया, और c अगर सही होगा तो इसी सीध में होगा, तो ये सीधे प्लॉटिंग हो जाएगी। और गलत कोई भी पॉइंट गड़बड़ होगा, मान लीजिए c यहां आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये सीधा तो जा ही नहीं रहा, इसका मतलब इनमें से कोई पॉइंट गलत है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप 3 पॉइंट निकालिए, 2 में काम ना चलाइए, क्योंकि 2 गलत भी निकल आएंगे तो 2 पॉइंट से तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ये कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए 3 पॉइंट का जिक्र किया जाता है। इसको मैं हटा रहा हूं जिससे आगे बातचीत कर सकूं। तो आप ये समझ गए कि कैसे हम लोग 3 पॉइंट यहां पे पकड़ लिए हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए बना लीजिए, कलर में चेंज कर लेता हूं। यहां पर वो इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बना लीजिए उसका बॉक्स। उसके लिए भी 3 पॉइंट x y। अब सबसे बढ़िया तो रहता है x 0 रख के देखो कि इंटीजर मिल जाए तो बढ़िया। x 0 रखा तो y 6 मिल गया ना। x के लिए 0 पुट करो तो y कितनी आ जाएगी 6। x 0 पुट किया तो 2y माइनस 12, ये तो कर लेते होगे, तो y बराबर 6। शांति से आराम से, ठीक है। अब x की वैल्यू देखिए, कुछ भी पुट कर सकते। अगर 1 पुट करोगे तो फ्रैक्शन में चली जाएगी। 1 पुट करोगे, देखो मैं दिखाऊं कहीं, इसको मैं छोटा यहां पे लिखता हूं, मिटा दूंगा। x की वैल्यू मान लो 1 पुट की, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो देखिए ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया 3 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 2y और ये आ जाएगा -9,
और y आ जाएगा 9/2 विच इज 4.5। हम ये लेना पसंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट में हमारा ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा, आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो वी विल नॉट टेक x इज इक्वल टू 1, अवॉइड कर दीजिए। कोई उसमें कसम थोड़ी खा रखी है आपने कि 1 लेना है। आप वो वैल्यू लीजिए जिसमें आपको इंटीग्रल वैल्यू मिले। अब ये कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रल वैल्यू आएगी? इसको ऐसे पता चलेगा, देखो इसको पहले मैं रफा दफा करूं, ये फोटो है ना, वरना सीधे हट जाता। इतना छोटा क्यों आ रहा है रेजर, पता नहीं क्या सिस्टम है। एनीवे, तो देखिए कैसे उसको सिस्टम फिट करना है। ये वैल्यू लिखिए, अब यहां पर लिख लो y एक तरफ लेते हुए 2y और 12 उधर चला जाएगा, ये देखिए 12 और -3x, तो y की वैल्यू हो गई 12 - 3x अपॉन 2। आप देख पा रहे होगे ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन भी आ रहा है, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 3 कॉमन ले लो तो 4 - x अपॉन 2। अब 4 - x को 2 का मल्टीपल बना दो, खेल खत्म। बस इतना, मतलब x ऐसा लो कि 2 से कट जाए तो इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी हमारी। x देखिए 1 लिया था जब, तो नहीं कटा था, 3 आ जाएगा ना ऊपर, 3/2 तो कटता नहीं। पकड़ पा रहे हो ना मेरी बात? अब यहां पर अगर हम लोग 1 छोड़ दिया, मान लीजिए 2 ले लीजिए, तो 4 - 2, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। देखो कितना आसानी से हुआ, ये देखो 2 रखा और यहां देखो कितना आसान हो गया। अब ये रखा 3 और 4 - 2 अपॉन 2, ये 2 आएगा, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा आंसर इसका, तो ये 3 आ गया। तो आप इंटीग्रल वैल्यूज लीजिएगा जिससे हमारा जीवन मजेदार रहे। है कि नहीं? वरना गड़बड़ हो जाएगी। समझ पा रहे ना मेरी बात? अब तीसरा आया कि भाई तीसरा क्या लें, कि तीसरा क्या लें? तुमने सोचा 3 ले लें, तो 3 में तो गाड़ी फंस जाएगी, 1/2 आ जाएगा ना। 4 ले लो, कट जाएगा। 4 रखोगे, 4 - 4 0 होता, 0 तो 0 मतलब भाई 0, तो इसको ले लो साहब 4। देखिए कितनी बढ़िया इंटीग्रल वैल्यूज आ गई। तो ये समस्या भी दूर हो गई आपकी। ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें सीख लोगे तो इतना आसान रहता है कि अपने 10th में हो 9th वालों को पढ़ाने लग जाओगे, 10th वालों को पढ़ाने लग जाओगे अपने दोस्तों को। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल आए हमारे हाथ में। ये पॉइंट कौन से रहे, कर ले लेते हैं। ये रहे बेटा 0,6, x, y लिखते हो ना, ये 3 पॉइंट निकल आए। 4,0 4 है, ये 4 ठीक दिख रहा है 4। ठीक है साहब, अब इसको प्लॉट कर लो पॉइंट और खींच डालो लाइन। अब देखिए यहां भी मजेदार बात क्या होती है, ये देखिए आपने खींची खोची लाइनें है ना, एक्स एक्सेस लिख देना ऐसे, ग्राफ पेपर ले मिलेगा आपको 0 और ये रहा साहब x डैश y और ये y डैश। अब यहां पे जब लाइन खींचोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बराबर ग्राफ पे निकले, आप क्या करना, इन दोनों को चुपके से रफ में सॉल्व कर लेना एल्जेब्रिक मेथड से, है ना। अब मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, तो सॉल्व कर ही लोगे आप, एल्जेब्रा लगा देना। सॉल्व करने में अगर सॉल्व करें, जगह कहां है, जगह की ही दिक्कत है। अब इसको मैं खिसका तो पाऊंगा नहीं, यही सॉल्व, जैसे यहां सॉल्व कर लो, तो यहां सॉल्व डायरेक्ट करें तो आप लेनी पड़ेगा, ये इसको सॉल्व कर लेना आपस में। जब सॉल्व कर लोगे इन दोनों को तो वैल्यू आएगी 2,3 इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो बैक ऑफ द माइंड हमारे रहना चाहिए कि ग्राफ हमारा 2,3 पे कट करेगा, तो एकदम बढ़िया आपका ग्राफ निकलेगा। अदरवाइज मैनुअल मिस्टेक्स रहती, एग्जैक्ट पॉइंट तो निकाल नहीं पाओगे ऐसे। भाई स्केल है मोटी, जो तुमने पेंसिल ली है मान लीजिए बहुत शार्प नहीं है, बहुत शार्प है भी तो जरा सा भी 19-20 होगा तो पॉइंट हट जाएंगे। मेरी बात पकड़ पा रहे होगे? खैर एनीवे, पॉइंट बनाते हैं। इसका बनाओ x, y का 0,1, तो 0,1 क्या होता है, 0 का मतलब y एक्सेस 0,1, तो ये रहा 0,1 यहां कहीं, ये हो गया 0,1, ऐसे बना देता हूं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 1,2, x एक्सिस पे पकड़ा हमने 1 और 2 आ जाएगा यहां कहीं 1,2। अब ये मैं क्योंकि हाथ से ही बना रहा हूं तो मैं सीधे लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, और तीसरे पॉइंट को ऐसे 2,3 है तो ये यहां 2 हो जाएगा और यहां 3 हो जाएगा, ये रहा 2,3। ये लाइन बन गई। दूसरी लाइन ब्लैक कर लेता हूं, फर्क तो मालूम पड़े। इसमें 0,6, तो 0,6 क्या हो गया, 0 और 6 यहां कहीं मान लेता हूं, दिस इज 0,6। 2,3, 2 तो शायद ये था, बहुत सुंदर, 2,3, अरे ये तो यही पॉइंट है, यहां तो कुछ देखने ही नहीं पड़ा, वहीं जा रही है, कितनी सुंदर बात। अब इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दो,
और आगे की पॉइंट क्या था 4,0, तो ये 4,0 यही वाला पॉइंट है। कट ना रहा हो तो थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा कर लेना चाह रहा हूं, अब तो देख रहे होगे। तो ये 4,0 आ गया, पॉइंट बन गया, ड्रॉ कर लिया आपने, और ये आपका सिचुएशन खड़ी हो गई, मतलब ये टोटल जो ग्राफ आया आपका। बड़ी सुंदर बात। अभी 2,3 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अदरवाइज यहां ना इंटरसेक्टिंग तो पीछे अलजेब्रा लगा लेना जिससे फैंटास्टिक फिगर बने। पहला क्या था, इंटरसेक्टिंग सॉल्व, तो सॉल्यूशन हो गया, दिस इज द आंसर। अब दूसरा ये क्या पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ पूछे थे एरिया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से और इन लाइनों से बाउंडेड एरिया क्या है, देखो ये बाउंडेड एरिया है, ऐसे बना देना लाइनें, ठीक। अब इसका क्या है, एरिया भी निकालना है। तो ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है फॉर्मूला, एरिया आपको मालूम ही है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला आपने काफी दिनों से पढ़ रखा है। हाफ लिखिए, बेस कितना, यहां से लेकर यहां तक, ये था 4, प्लस माइनस से मत जोड़ना। ये क्या बनाया था हमने, ये लाइन के लिए कौन सा पॉइंट आया था, ये निकालना पड़ेगा हमको जब आप y बराबर 0 पुट करोगे। इसमें y बराबर 0 पुट नहीं किया है, ये पॉइंट हमको नहीं मालूम है, तो यहां पे y बराबर 0 पुट कर दो। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y बराबर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये पॉइंट कितना है, -1,0। ये निकालना पड़ा आपको, पहले नहीं निकाला था आपने, पकड़ पाए हो। तो ये x एक्सिस पे -1,0, तो ये लाइन कितनी है 1, और यहां से यहां तक कितनी है 4। आप बात पकड़ पा रहे होंगे। ये मत कर देना कि ये 4 में से -1 घटा दो, अरे लंबाई होती है बस, वो डायरेक्शन है। कई बच्चे ये भी कर सकते हैं कि सर 4 ये था, ये -1 था, तो 4 में से -1 घटा दिया तो 3 बचा। ऐसे गड़बड़ी मत कर देना, है ये डिस्टेंस पूरी। तो ये 4 हो गई इतनी, और 1 इतनी 5, तो बेस हो गया 5। हाइट कितनी है, तो हाइट इसका जो y एक्सेस होता है 3, यही तो y एक्सेस है, हाइट यही तो है 3, ये y एक्सेस, दिस इज 3, तो इंटू 3। अब थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ये, अब यहां पर कितना हो गया 15/2 यानी 7.5, तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपका स्क्वायर यूनिट्स भी लिख देना, ये आंसर हो गया। देखिए ऐसे सवाल आएंगे आपको, ये सवाल ग्राफिकल मेथड वाले आते ही आते, बस हो गया। कितने आराम से, कोई भी टेंशन नहीं है, शांति से सवाल कर सकते हैं। अच्छे से मैंने शांति से एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है पूरी बात पकड़ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और देखिए कितना आसान सवाल है। ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। तो हम मान लेते हैं कि जो फादर की एज है, प्रेजेंट एज जो है वो फादर की है x years, ऐसे लिख दीजिएगा x years, और जो प्रेजेंट एज है इनके चिल्ड्रन के सम की, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, उनके दो जो बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनकी मान लेते हैं y है। तो उस समय फादर एज इज 3 times, 3 गुना ज्यादा अपने बच्चों के सम के, यानी ये सिचुएशन हो गई x इज इक्वल टू 3y। ये पहली इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। लिखना आफ्टर 5 years, तो यहां लिख दो आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years क्या हुआ, हिज एज यानी पापा जी की एज जो है फादर की, विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। तो 5 साल बाद जो पिताजी की एज है वो फादर्स एज कितनी हो जाएगी, 5 साल की बड़े हो जाएंगे, तो x + 5 हो जाएगी। और आफ्टर 5 years सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन। उस समय y था, 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा 5 साल बड़ा होगा और दूसरा बच्चा भी 5 साल बड़ा होगा, y + 10 हो जाएगा। भाई 2 बच्चे हैं ना, सोनू मोनू, तो सोनू 5 साल बड़ा हुआ तो मोनू भी 5 साल बड़ा हुआ 5 साल बाद, तो 5 मिलके 2 बार 5 जोड़ा तो y + 10 हो गया। तो यहां पे सिचुएशन को ही कि x की वैल्यू डबल है, x + 5 लिखना चाहिए 5 साल बाद, यानी कि x + 5 इज इक्वल टू 2 times y + 10। ये है कंडीशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
कह रहा है ना 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस, बस ये इक्वेशन है, मैं नीचे लिखता हूं और सॉल्व कर दूंगा, प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहां ऐसे लेके यहां आ जाते हैं, कोई बात कर सकते ही है। तो ये यहां चले, अब इसको लिख लो x + 5 = 2y + 20, और लिखना चाहो तो x = 2y + 20 में से 5 चले जाएंगे तो ये 15 बचेगा। तो इसे कह जो इक्वेशन नंबर 3, और x की जगह 3y, ये इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू, या जो भी लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3। ये सब तो आप लिख लेते हैं, ये लिख लीजिएगा। अब आगे आपने यहां पर x की जगह 3y पुट कर दिया, और ये 2y + 15 है साहब। तो आप समझ गए यहां पर, इसका और ऊपर यहीं आ जाएगा अभी। तो ये y की वैल्यू हो गई 15 ईयर्स। तो y तो हो गया 15 साल, और रही बात ये x यहां से निकल आएगा। अब x बराबर था 3y, तो y है 15, तो x की वैल्यू कितनी होगी 45 ईयर्स। यानी प्रेजेंट एज कितनी है, 45 साल के पापा हैं। फादर एज कितनी है, प्रेजेंट एज 45 ईयर्स। और सम ऑफ चिल्ड्रन की बात करें तो उनकी एज निकाली थी हम लोगों ने कितनी, 15 साल शायद, 15 ईयर्स। बस ये आंसर हो गया। ऐसे लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिए, और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना दिया करिएगा मौके मौके पे, जिससे एग्जामिनर का एकदम से हाईलाइट हो जाए पॉइंट। 45 साल 15 साल उसकी एज आ गई। इस तरह से सवाल रहेंगे। ये लैंग्वेज वाले सवाल में एक टिप है कि आप जब भी लैंग्वेज वाले सवाल पढ़ें, एक साथ पूरा ना पढ़ें, एक एक सेंटेंस टुकड़े में पढ़ें, और वो इंफॉर्मेशन नोट करते चलें। एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो झटके में समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करके रखिए। चलिए साहब, चलते इसके अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल, ये भी लैंग्वेज वाला सवाल ही है भाई। यही सब आते हैं, एज वाले आएंगे, फ्रैक्शन वाले आएंगे, रिवर बोट वाले आएंगे, वो भी लिया हुआ है, खत्म हो जाए खेल। तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। मान लो फ्रैक्शन क्या है, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। हो गया फ्रैक्शन। अब कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर से 2 घटाया, तो ये न्यूमिनेटर में 2 घटा दिया हमने, ये कितना बन गया है, 1/3 बन गया है। अभी इसको निपटा लेंगे आगे। एंड इट बिकम्स हाफ, 2019 में आया है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। तो जब आप डिनोमिनेटर में 1 घटा लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1/2। ये लिखा हुआ, इसमें क्या दम है बताओ बेटा। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x - 6 = y। यहां पे आ जाओ, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x = y - 1। हो गया काम खत्म। अब यहां पर सिंपल y की वैल्यू तो निकली है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 to 2, खत्म। तो ये 2x = y की जगह हमने लिख दिया 3x - 6, और ये रहा -1। तो ये वैल्यू हुई 2x, ये 3x, और -6 और -7 हो जाएगा ये। अब इसको इधर ले लो तो बचेगा x 7। तो x की वैल्यू हो गई 7। आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू हो गई 7। अब y अब इसमें पुट कर दो, उठा के ब्लैक कर लेता हूं इसको, अलग से पता चले। तो 3 × 7 है ना, -6 = y बेटा। अब ये क्या हो गई, 21 में 6 चला जाएगा तो 15 आएगा। तो ये y हो गया 15, और x 7 है। तो फ्रैक्शन क्या रहा x/y, x था 7 और y है 15। ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें कहां कोई परेशानी ही नहीं है, कितने आसानी से कर लेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, मुश्किल से 1, 1.5, 2 मिनट का सवाल है। सारे सवाल सही होंगे, बस ध्यान लगाए रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए। तो बच्चों देखिए अगला सवाल क्या है, ये भी बहुत आसान है, मजे से कर लेंगे आप। आओ देखते हैं। तो बोल रहा है, और ये 2015 में आया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations, रेड आ जाओ, linear equations has infinite number of solutions। infinite number of solutions क्या होते हैं आपको मालूम होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख देते हैं। ये कंडीशन मैचअप होनी चाहिए।
ठीक है, बस यही करना और कुछ नहीं है। तो यहां पर देखिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ ही जाओगे। ए क्या है यहां पर, A1 देखो 2 है, B1 क्या है 3 है, C1 क्या है 7 इधर लोगे तो -7 है। ठीक है, यहां आ जाओ, A2 कितना है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स वाई साथ में मिले हुए हैं तो इसको सॉल्व करके ही लिख पाओगे। तो मुझे ये हटाना होगा पहले। तो अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन को लिखिए, ax प्लस ay माइनस bx प्लस by, और ये तो माइनस के साथ आ गया 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना, इधर लिख देते हैं। तो ये a2 पकड़ता हूं, a2 इज a माइनस b, फिर आ गया साहब b2 इज a प्लस b, एंड रही बात c2 की, ये लंबा सा लिखा है माइनस 3a, ब्रैकेट लगा लेना, 3a प्लस b माइनस 2, खेल खत्म, सब कुछ ठीक। अब इस कंडीशन को मैचअप करा के क्या बोल रहे थे, ए बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊंगा जहां तक काम चल सके। ये कंडीशन, तो A1 लगाते हैं 2, A2 यानी A माइनस B, फिर B1 3, B2 A प्लस B, फिर C1 माइनस 7 अपॉन C2 3a प्लस b माइनस 2, सब बराबर। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, इन्हीं को कर लेना सॉल्व और खेल हो जाए खत्म। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को बनाएंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, फिर इन दोनों को भी बना लेंगे, इनकी इक्वेशन मिलेगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 2 को लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, यानी कि 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू, तो लिख दोगे 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। देखो लिखोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। अब सबको एक तरफ ले लो, मान लो इसको इधर पहुंचा दो, तो ये क्या हुआ, 3a में 2a जाएगा तो घट जाएगा, a बचेगा, और ये माइनस इधर हो जाएगा तो -5 भी हो जाएगा। तो एकदम प्यार से देख लीजिए इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। शांति से देख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये वैल्यू a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू बन गई साहब। अब दूसरी बात करते हैं, इन दोनों को आपस में ले लो, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्रॉस माइनस से माइनस देखिए कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7 से करोगे तो आ जाएगा 7a प्लस 7b। एक बार ब्लैक ले लेता हूं जिससे थोड़ा सा दिखने लगे आपको। अब 9a में 7a घटाओगे इधर तो बचेगा 2a, 3b में इसको लेके आओगे तो बचेगा -4b, और -6 इज इक्वल टू 0। 2 से मार दो डिवाइड इसको, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है बात आप पकड़ पाए होंगे। अब यहां पर किसी की भी a की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से क्या हो गया था, a की वैल्यू थी 5b के बराबर, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं सॉल्व करते वक्त, और इसकी इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू डाल दो 5b, तो a की जगह 5b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5 में से 2 गए 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप जान ही रहे हैं b की वैल्यू हो गई 1। तो देखिए b हमारा आ चुका है, b की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा इसमें, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, यही तो निकालना था, तो आंसर हो गया। आंसर हो गया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। बस खेल खत्म हो गया, सवाल हो गया। ऐसे ही एग्जाम में आते आया हुआ सवाल है, और क्या। अगला सवाल देखते, देखो ये देखिए ऐसे भी आ जाता है, 2011 में आया हुआ है सॉल्व। अभी डायरेक्ट आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, देखिए अभी समझाता हूं। इसको चेंज कर सकते हो लीनियर इक्वेशन में, तो सवाल कर सकते हो। लिखा है 6 अपॉन एक्स, भाई 6 अपॉन एक्स माइनस 1 ये कोई लीनियर इक्वेशन थोड़ी होती है। इससे तो आप लिख दोगे 6 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर -1,
तो ये पावर हमारी 1 होनी चाहिए, 2 नहीं चलेगी। दोनों में से किसी की 0 चल सकती, 2 नहीं चलेगी। लीनियर इक्वेशन में 1 चाहिए होती पावर। तो ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लीनियर इक्वेशन में। कैसे? अब इन दोनों ही जगह आपने ध्यान से देखा कि 1/x-1 और 1/y-2 सेम है। तो लेट कर लो या पुट कर दो, लेट पुट जो भी लिख लो। लेट 1/x-a को लिख दो u और 1/y-2 को लिख दो v। अगर इसको पुट कर दें तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6 × u - 3 × v = 1, पहली इक्वेशन। दूसरी में 1/x-1 पुट किया तो 5u + 1 × v, यानी केवल v = 2। ये इक्वेशन देखिए। अब देखिए, अब u v के टर्म्स में लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ऊपर वाली नहीं थी, अपॉन में लिखा हुआ था। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन ही लगा सकते हो या कुछ अभी सेम नहीं है तो v की वैल्यू निकाल लो। यहां से देखो, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। तो यहां v की वैल्यू निकालूं अगर तो 2 - 5u आ जाएगा, ये आया। और इस v की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करने वाला हूं, कर देते हैं। तो 6u लिखा, 3 लिखा और v की जगह मैंने लिखा 2 - 5u = 1। अब इसी को सॉल्व करता हूं और u निकल आएगा। एक बार लिख दूं आपके लिए, 6u - 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 - 3 से किया +15 u = 1। तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। u = 7। तो u कितना हो गया बेटा? 1/3। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। u की वैल्यू 7/21 यानी 1/3 आ गई। तो ये यहां पुट कर देंगे, u आ चुकी। v भी निकाल लेना चाह रहा हूं तो v यहां से निकालोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो पुट। तो मैं इधर पुट कर रहा हूं, थोड़ी जगह मिल गई है। तो v की वैल्यू लिख देता हूं 2 - 5 और ये u था, u की जगह 1/3। तो ये एलसीएम ले लोगे 3 तो 6 - 5/3 1/3। ये देखिए, ये भी निकल आई v और u। अब इसमें वैल्यू पुट करते, थोड़ा ऊपर लेके जाते, यहां तक आ जाते और यहां पर देखिए 1/x-1 को लिखेंगे u यानी 1/3 और दूसरी इक्वेशन है 1/y-2 और v लिखना है, v की वैल्यू है 1/3। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आपकी भाषा में, तो x - 1 = 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई बेटा 4। कितने आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप जैसा बोलते हैं। तो y - 2 बराबर हो गया 3, तो y की वैल्यू हो गई 5। बस हो गया सवाल, कौन सी बड़ी बात, इतना सरल। x = 4 एंड y = 5 ऐसे आंसर लिख दिया करिए और ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जैसे टीचर साहब देख ले आसानी से। हो गया सवाल। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, एक सवाल गलत नहीं होगा, 100 में 100 आ सकते हैं। चलिए करते हैं अगला सवाल। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, हर जगह पूछा जाता है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। वही मोटर बोट की कहानी। ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कैसे बोलते हैं? अप स्ट्रीम का मतलब है कि जब बोट ऐसे जा रही हो, वेलोसिटी ऑफ बोट, तो रिवर की वेलोसिटी जो हो वो उसके अपोजिट हो, तो ये अप स्ट्रीम कहलाता है। ठीक। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में रिवर भी फ्लो कर रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाता है। पहले तो ये जिनको नहीं भूल रहे हैं जो है ना, दोनों साथ में, दोनों अलग अलग। यहां पे नेट वेलोसिटी की बात करेंगे, अगर बोट आगे बढ़ रही है तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वीबी में से वीआर घटा दो, और यहां कितनी हो जाएगी? दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना है ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए पहले, जैसे दिमाग चले। अप स्ट्रीम कितने हैं साहब? 30 किलोमीटर। फिर कुछ कह रहा है डाउन स्ट्रीम भी कह रहा था, ऐसे नोट कर लिया। डाउन स्ट्रीम कितनी है? 28 किलोमीटर इन 7 आवर्स।
7 घंटे के अंदर। ठीक, इट कैन ट्रेवल, फिर से क्या है, अप स्ट्रीम, अगली कंडीशन अप स्ट्रीम कितनी है 21 किलोमीटर, एंड रिटर्न मतलब सेम डिस्टेंस चलेगा। फिर डाउन स्ट्रीम क्या रहा 21 किलोमीटर, क्योंकि रिटर्न कर रहा है, और इसके लिए समय कितना लगाया इन्होंने 5 घंटे का। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहां पे लेट कर लीजिए इस तरीके से, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो कितनी है साहब, बोट की x मान ली, और इसी तरीके से स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम y। तो अब आप समझ गए कि जब अप स्ट्रीम का जिक्र होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, जब हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं डिफरेंशिएट कर पाए आप जिससे, तो जब आप अप स्ट्रीम की बात करेंगे, जैसा मैंने समझाया था एक दूसरे के अपोजिट है, तो बोट की स्पीड x ज्यादा होगी तभी बोट आगे बढ़ेगी। और डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये नेट स्पीड रही जो आप बात को पकड़ पाए होंगे। इक्वेशन बनाते हैं साहब। पहली सिचुएशन में और एक फॉर्मूला और पढ़ा आपने, ये टाइम दिया है ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहां लिख दूं छोटा सा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे साहब ऐसे ही याद रहता है। तो टाइम क्या रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला भाई, अब टोटल जो वो आगे जाने में मान लो t1 टाइम लेगा, t2 टाइम लेगा, दोनों जोड़ोगे तो 7 घंटे के बराबर होगा। तो अप स्ट्रीम में लगने वाला समय कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x माइनस वाई, ये टाइम हो गया अप स्ट्रीम का, प्लस डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 28 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, ये भी टाइम है, और दोनों टाइम जब आपने जोड़ा तो कितना आया 7 आवर्स। पहली इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन का नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। नंबर दूसरी चलते हैं, कलर बदल लेते हैं इस बार। अब फिर दूसरी सिचुएशन में 21 किलोमीटर चला अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम 21 किलोमीटर x प्लस वाई, और कितनी देरी लगी इसको 5 घंटे लगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक्स वाई सॉल्व करना, इक्वेशन फॉर्म कर चुके हैं, यहां इसको लेके आते हैं। अब इसको हमें इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सीधे लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो आपको वही लेट या पुट करना पड़ेगा। पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u पुट कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप v पुट कर दे, तो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो पहली हो गई साहब 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नाम देना चाहो तो 3-4 कह सकते हो, जो मन चाहे कह दो, कोई समस्या नहीं है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, तो किसी की वैल्यू निकाल के सॉल्व करें या कोफिशिएंट बन रहा है, कोई थोड़ा सा बड़ा कोफिशिएंट बनता लग रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग यहाँ पर, या 7 से किसी की वैल्यू निकाल के भी डाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए वैल्यू निकाल के डालने के प्रयास करते हैं। तो u कितना आ जाएगा यहाँ पर, इससे निकालें अगर हम लोग, तो u निकालेंगे तो 5 माइनस 21v अपॉन 21, ये u आया, और इस u की वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर देंगे। तो 30 इस u की वैल्यू इसमें, u की जगह रखा 5 माइनस 21v अपॉन 21 प्लस 28v इज इक्वल टू 7। सब्स्टिट्यूशन लगा मारा हम लोगों ने। आगे काटते हैं तो ये 7 3 जा 21, 7 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा तो 3 7 जा, ये अभी स्लाइड ओपन हो चुकी है, फोटो चल रही है, ओपन हो चुकी है, तो इसको हटा सकते हैं। तो ये 3 7 जा 21, ये आ गया साहब 10, तो वैल्यू कितनी बनी 50 माइनस 210v अपॉन 7 प्लस 28v इज इक्वल टू 7। अब 7 से कर दो इसको मल्टीप्लाई,
तो 7 से कर दिया मल्टीप्लाई बच्चों। आगे थोड़ा लिखे जाते हैं और यहाँ पर मैं कलर फिर बदल दूंगा। तो ये वैल्यू होगी साफ 50 माइनस 210v और 7 8 56 के 6, 7 2 4 14 और ये 5, तो 196v इज इक्वल टू 7। v कितना आता दिख रहा है? तो 50 में से 7 गया तो सीधे ही लिख लो, अरे हटो भाई, तो ये रहा 43 और 210 में 196 जाएगा तो -14v बचेगा। ये वैल्यू आती दिख रही है देखिए, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? तो बेटा यहां देखिएगा जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू 49 हो गई थी, तो इसको आप 49 लिख दीजिए और ये वैल्यू हो जाएगी 49। 50 में से 49 जाएगा तो वैल्यू बचेगी 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/14। ये साफ v निकल आया है। v निकल आया तो कहीं पर u पकड़ा था, यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप। तो ये 5 माइनस 21 इंटू v, v है 1/14 अपॉन 21। ये वैल्यू कितनी आ गई? 7 से काटोगे तो 5, 7 3 जा 7 2 जा, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 माइनस ये ले लो तो आ जाएगा 10 माइनस 3 ऊपर और 2 इंटू 21 नीचे, तो ऊपर वैल्यू हो गई 7 और नीचे हो गई 2 इंटू 21, 7 3 जा 21, तो ये वैल्यू हो गई 1/6। सॉल्व करना है तो u और v आप निकाल चुके हैं, यहां पर देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/x माइनस y की वैल्यू है u मतलब 1/6 और इसी तरीके से 1/x प्लस y इसकी वैल्यू है v यानी 1/14। अब आगे इसको लेके चलते हैं बेटा। यहां पर x माइनस y की वैल्यू हो गई 6, x प्लस y की वैल्यू हो गई 14। एग्जामिनेशन में दिया जाएगा तो आसानी से कर लेंगे आप। अब दोनों को ऐड कर दें आप, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्या किया आपने? एडिशन। ये दोनों कट गए, 2x बराबर 20 तो x बराबर 10। x 10 है तो किसी की वैल्यू पुट कर दीजिए कहीं पे, x 10 यहां पुट कर दीजिए तो y कितना आ जाएगा? 10 यानी 4 आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हो गई 10, y 4 यानी वेलोसिटी ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी जो होता है स्टिल वाटर, उसमें कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। और रिवर थी तो रिवर की स्पीड क्या आई? स्पीड या स्पीड ऑफ रिवर वो निकाली 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया आपका। ऐसे करके रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डाल दो, बस हो गया सर। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट सवाल है, घूम फिर के आता रहता है तो आप कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया आसानी से हो जाएगा। एक और सवाल करते हैं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है, देखिए लिखा है 7 टाइम्स से 2 डिजिट नंबर। अब क्या होता है, पहले तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि जैसे हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिक नंबर में 25, तो इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसे बोलते हैं टेंस प्लेस। टेंस प्लेस आप समझते हैं। इस 25 को अगर हम लिखना चाहें तो इस 2 वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेंस प्लेस, और यूनिट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं आप 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, जो कि 20 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक, अलजेब्रा में यही मेथड यूज करते हैं। जब हम किसी 2 डिजिट नंबर को XY लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेंस प्लेस ये है, यूनिट प्लेस ये है, यूनिट 10, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब होता है x एक प्लेस पे टेंस वाले, y दूसरे प्लेस पे। ये इसका मतलब अलजेब्रा में ऐसे नंबर लिखे जाते हैं। तो ये जिस बच्चे को पता होगा वो समझेगा, वरना रटंत विद्या का इस्तेमाल करेगा, जो अच्छी बात नहीं। ठीक है, आप समझ गए। 7 टाइम्स से 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर लिख दो। लेट दी 2 डिजिट नंबर इज XY, मतलब वो नंबर क्या है? 10x प्लस y। अब क्या लिखा है?
7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट। रिवर्स कर देंगे अगर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा, और एलजेब्रा में लिखोगे 10y प्लस x। ठीक, अब कह रहा है कि अगर हम लोग 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर ऊपर वाला था 10x प्लस y की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 4 टाइम्स द रिवर्सिंग द ऑर्डर 10y प्लस x। ये तो साहब पहली कंडीशन है जो हम नोट बना ली। फिर लिख रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 डिटरमाइन द नंबर। तो अब हमें ये तो पढ़ा नहीं कि एक्स वाई में बड़ा छोटा कौन सा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक्स बड़ा, किसी को तो मान के ही चलना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वाई को हम क्या ले लेते हैं, 3। हमें नहीं पता एक्स वाई कौन बड़ा छोटा, हमने नंबर ऐसे लिए हैं एक्स और वाई, अपने को क्या पता कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 भी हो सकता है, और साहब अगर बात की जाए तो वाई माइनस एक्स बराबर भी 3 हो सकता है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, जो आएगी उस हिसाब से समझ लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन देखिए बनी, तो इसको लिख दिया 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। अब 7 इसको एक तरफ ले लो, तो ये 70 में 4 घटा दीजिए तो 66x प्लस का, और 7y में माइनस का 33y। मेरे ख्याल से ये 11 से डिवाइड भी हो रहा है। अब यहां पे अगर 11 से डिवाइड मारोगे तो आ जाएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम समझ गए y बड़ा है। देखिए भाई y का कम, अभी देखो y बड़ा है ना, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 6x इज इक्वल टू 3y, या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, फोटो निकल गई ना, नहीं तो पूरा डिलीट हो जाता है। तो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तो y बड़ा है ना, अब हम x माइनस, जब पता चल गया तो काहे को खतरा मोल लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, y माइनस एक्स बराबर 3। आ जाओ, अब यहां पर एक वैल्यू हो गई y माइनस एक्स बराबर 3 और y बराबर 2x, तो y की जगह 2x पुट कर दिया, तो x कितना निकल आया 3, और y कितना था 2x के बराबर, वैल्यू पुट कर दो, तो y बराबर हो गया 6 डबल। तो नंबर क्या हुआ, नंबर x, y माना था हमने, यानी 36 इज योर नंबर। ये आंसर आ गया। इस तरह से देखिए, बड़े प्रेम से हो सकता है, दिमाग को खुला रखिए, हिम्मत बनाए रखिए और हर सवाल निकलेगा। तो इस तरह से ये शीट पूरी खत्म हो जाती है। अब केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, आइए केस स्टडी वाले क्वेश्चन लगाते हैं। आओ चलो, तो बच्चों करते हैं हम लोग केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, और ये रहा पहला केस स्टडी वाला क्वेश्चन। इस तरह से एग्जामिनेशन में आएगा, ये केस स्टडी रहेगी बेटा, फिर 5 उसके पार्ट रहेंगे जिनमें से आपको 4 का आंसर करना होगा। तो यहां पर ये छोटा दिख रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि एक केस स्टडी और एक क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो ये रहा एक केस स्टडी और पहला क्वेश्चन। अखिल वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज, ही वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। जायंट व्हील मतलब वही गोल गोल जो घूमता है, हुपला मतलब वो छल्ला फेंकते हैं ना, रिंग, साबुन आ गया तो साबुन अपना प्ले हुपला, द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड। द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड। तो नंबर जायंट व्हील पे जितनी राइड थी उसकी आधी इसने हुपला में ली है। ठीक है साहब, ही प्लेड हुपला 3 टाइम्स, हुपला इसने 3 बार लिया है, तो जायंट व्हील पे कितना लिया होगा भाई, इसका डबल 6, उसकी आधी हुपला में ली है। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड 3 टाइम्स, ईच राइड कॉस्ट 10 एंड गेम हुपला 5। इसको व्हील में 10 रुपए का खर्चा आता है ईच राइड में, और इसमें हुपला खेलने में 5 रुपए का खर्चा आता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड इन द फेयर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड इन द फेयर। तो कितनी राइड हो गई साहब, व्हील में 6 हो गई व्हील राइड्स। जायंट व्हील में राइड हो जाएगी ना, वो राइड है, तो ये 6 हो गई, ये 3 थी हुपला में और 6 व्हील में। तो पहला तो आंसर क्लियर हो गया। दूसरे की बात करते हैं बेटा,
हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन राइड्स, 6 राइड की है और एक राइड कितनी थी 10 रुपए की, तो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 रुपीज उसने खर्चा किए हैं, तो 60 रुपीज खर्चा किए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। बात पकड़ पा रहे होंगे, 10 रुपए एक राइड में, 6 राइड के लिए। फिर हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन हुपला, हुपला 5 रुपए का था, है ना, और 3 बार हुपला खेला था, तो 15 रुपीज इसमें खर्चा किए। देखिए कितना सरल है, तो 15 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ये साफ होगा इसकी कहानी। देखते हैं चौथे पार्ट में क्या है। इफ ही हैड 150 रुपीज इन हिज वैलेट, उसकी जेब में 150 रुपए पर्स में, हाउ मच मनी डिड ही सेव, अच्छा खर्च कितना किया, तो 6 राइड थी उसकी जेंट व्हील में, तो 10 इंटू 6 व्हील में जो लगी थी, जो व्हील में खर्चा किया था उसने, वो 60 रुपए खर्चा किया था। ऊपर से जो हुपला में खर्चा हुआ था 5 रुपए की थी ये कहानी, और 3 बार खेला था तो 15, तो टोटल खर्चा कितना किया 75 रुपए, और थे कितने 150 रुपए, तो 150 रुपीज में 75 घटा दो बेटा, 75 रुपए की उसकी सेविंग अभी भी है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 75 रुपीज उसके पास अभी भी बचे हैं। बहुत ही बेसिक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना तो होगा ना, रट थोड़ी सकते हैं इसमें, ये छपाया छाप दिया, थोड़ा पढ़ के समझना होगा। अगला 5वां नंबर, इफ ही स्पेंड फुल 150 रुपीज, पूरे खर्चा करना चाहता है, देन हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बोथ द थिंग्स ही कैन डू, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बोथ द थिंग्स ही कैन डू। देखिए 150 रुपए उसके पास कुल हैं, ठीक, अब दोनों की मैक्सिमम कितना कितना कर सकता है, अब जैसा इन्होंने दिया है, अब यहां पर तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी किससे किससे कितना कर रहा है। अब 9 राइड है, तो आप जानते हैं 10 रुपए की एक राइड थी, तो 90 रुपए तो यही खर्चा हो गए, और 12 हुपला है 5 रुपए के, 60, 150 रुपए खर्चा आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे में देखते हैं क्या है, बी ऑप्शन, तो 12 राइड 10 रुपए के हिसाब से 120 रुपए, और 9 हुपला 5 रुपए के हिसाब से 45, तो ये तो हो नहीं सकता 165 रुपए, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। 6 राइड और 10 हुपला, तो 60 रुपए की राइड हो गई और 50 रुपए का हुपला, समझ तो पा रहे हो ना, राइड 10 रुपए की थी एक, तो 60 रुपए, और हुपला था 5 रुपए का, तो 50 रुपए, 110 रुपए आए, ये भी गलत हो गया, नहीं हो सकता। पहला वाला है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसे ऑप्शन से मिलाना पड़ा हम लोग को कि दोनों में मैक्सिमम क्या कितनी कितनी राइड ले सकता है, ये आप निकाल नहीं पाएंगे, रिवर्स करना पड़ा है, ऑप्शन से देखना पड़ा है कौन सी बात इनकी सही है। तो एमसीक्यू में ऐसा भी करना पड़ता है, कई बार सॉल्यूशन निकल आता है, या कभी कभी ऑप्शन देख के में एनालाइज करके बताना पड़ता है ये बात ठीक होगी। तो ये पहली केस स्टडी थी, करते हैं एक और केस स्टडी, आइए चलते हैं। तो बच्चों अगली केस स्टडी देखते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी ये। तो ये देखिए वही फॉर्मेट, पहले केस स्टडी लिखी मिलेगी आपको, फिर 5 ऑप्शन होंगे, एक एक करके करने होंगे, थोड़ा छोटा दिख रहा है केस स्टडी, और एक क्वेश्चन सामने लेते हैं। पहले ये रही केस स्टडी और एक क्वेश्चन जैसे थोड़ा बड़ा दिखे। मधु एंड बानी आर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच ऑफ देम हैव certain number of apples. Madhu says to Bani, if you give me 10 of your apples. अब देखिए इस सवाल को समझने के लिए मधु और बानी यहां पे लिख लेता हूं, M फॉर मधु, B फॉर बानी, या लिख ही लो, बड़ा नाम नहीं है, ठीक है साहब। मान लीजिए मधु के पास X एप्पल थे और बानी के पास Y एप्पल थे। अब पढ़ते हैं, मधु सेज टू बानी, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर एप्पल्स। अगर ये मधु से बानी से कहता है, बानी से कहती है कि 10 तुम मुझे दे दो, तो X के पास हो जाएंगे 10 ज्यादा और इसके पास हो जाएंगे 10 कम, ये सिचुएशन। आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब सिचुएशन में क्या है, मेरे पास तुमसे दुगने एप्पल हो जाएंगे, लेफ्ट विथ यू। बानी रिप्लाइज दैट इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर एप्पल्स। अब बानी क्या कह रही है, ये सिचुएशन देखते जाओ, कि अगर आप मुझे 10 एप्पल दे दो तो ये हो जाएगा y प्लस 10 और ये हो जाएंगे x माइनस 10। तब सिचुएशन क्या बनेगी, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एज यू लेफ्ट विथ यू, यानी दोनों के एप्पल सब बराबर हो जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ये सिचुएशन है, सारी मैंने बना दी, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे भी, पलट पलट के देखना पड़ेगा।
डिनोट द नंबर ऑफ एप्पल्स दैट मधु एंड बानी हैज, अच्छा एक्स वाई इन्होंने बोल ही दिया है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है एक्स वाई मैंने बना दिया। रिप्रेजेंट द कंडीशन सेट बाय मधु एल्जेब्रिकली, तो मधु ने जो सिचुएशन बनाई थी ये थी x ये यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 10, तो ये सिचुएशन कहां है, ये बी ऑप्शन है, देखिए बी ऑप्शन वही सिचुएशन है जो ये सिचुएशन हम लोगों ने एनालाइज की थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अब अगले में चलते हैं, इसका शायद हमें थोड़ा सहारा लेना पड़े। रिप्रेजेंट द रिप्लाई गिवन बाय बानी एल्जेब्रिकली, बानी ने जो कहानी कही थी वो x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10 है, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप समझ पाए वहां पर। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स दैट बानी हैड, बानी अब ये दोनों को सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो मुझे लिख लेना चाहिए। तो पहली जो इक्वेशन थी हम लोग को याद होगी, मैं इधर लिखता हूं, वो थी x प्लस 10 और वो दुगनी थी y माइनस 10 के, और दूसरी जो इक्वेशन हमारी बन के आ रही थी वो थी x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, ये इक्वेशन थी। अब इसमें कह रही है कि बानी के पास कितने, तो y निकालना है, तो y निकालने के लिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो पहले आ जाओ, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20, तो इसको लिख सकते हो x माइनस 2y, और अगर मैं बराबर लिख रहा हूं तो ये वैल्यू हो गई साहब 30, 2y माइनस 10 20, ये तो ठीक लग रहा है सब। अब इसकी वैल्यू में आ जाओ, इस x माइनस वाई इक्वल टू है, तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई, और यहां आ जाएगा 20। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, y निकालनी थी, दोनों को घटा दो एक दूसरे में, अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा, सब्सट्रैक्ट, तो x जाएगा कट, और घटाओगे तो प्लस हो जाएगा यानी माइनस वाई बचेगा, और कुछ गड़बड़ है, 30 में से 20 जाएंगे 10, y निगेटिव आने लगा। अब बच्चों यहां पे देखिए ये जो वैल्यू हमने ऐड की थी ये थी साहब का, ये जाएगा ना प्लस 20, और ये माइनस 10 था, माइनस 30 होगा ये, तो ये वैल्यू जब माइनस 30, अब इस पे सब्सट्रैक्ट किया तो साइन बदल जाएगा ऐसे ना, तो x से x कट गया, माइनस वाई, और ये आया माइनस 50, तो y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 50, तो y इज 50 एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बानी के पास कितने थे, अब हमें लगता मधु के पास पूछेंगे ये, तो x यही निकाल लेते हैं, y रहा 50, इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो y 50 रख देंगे अगर, तो x कितना आ जाएगा 70। तो देखते हैं अगला सवाल, नंबर ऑफ एप्पल्स दैट मधु हैड, मधु के पास कितने हो गए 70, अभी हम लोगों ने निकाला था, ये आंसर हो गया ये का। अब देखते हैं पांचवा नंबर कितना है, टोटल नंबर एप्पल्स बोथ हैड, तो एक के पास थे 70, एक के पास थे 50, तो हो गए 120 एप्पल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 120 इज द आंसर। इस तरह से देखिए छोटे छोटे केस स्टडी आएंगे, लेकिन लॉजिक यही है कि आप पढ़ के समझ के करें, ना कि रटंत विद्या में जाएं। इस तरह से पूरी चीज हम लोगों ने देखी, कितनी बढ़िया तरीके से समझ ली। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है जो मैं काफी मेहनत से आपके लिए बना रहा हूं, आपको जैसे अच्छा फायदा हो, जब चीज बनी रही है वीडियो तो टॉप क्वालिटी का बनना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसे कि वो उसका हेल्प हो सके उनका, और साथ में मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसी ही कड़ी मेहनत आपके साथ करनी है। और जाते जाते रिमाउंड कराऊंगा कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर ले लें, इससे आपका जो रिवीजन है, जो प्रैक्टिस है, वो सुपरलेटिव डिग्री की हो जाएगी। 10th मैथमेटिक्स के लिए, 10th साइंस के लिए बेटा, या 10th सोशल साइंस के लिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।